नमस्कार साथियों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ नगरवाद। अर्बनिज्म की हम बात करने जा रहे हैं और अर्बनिज्म की बात करते हुए हम समझेंगे क्या क्या। तो हमारी अर्बनिज्म यानी नगरीयता की हम समझेंगे परिभाषा क्या है, ठीक है ना। विशेषताओं को देखेंगे और साथ ही साथ हम नगरवाद को भी यहाँ पर समझने वाले हैं कि नगरवाद क्या है, उससे संबंधित विशेषताएं क्या है, उससे संबंधित समस्याएं क्या क्या होंगी। चलिए फ्रेंड, बने रहिए हमारे साथ। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि भाई नगरीयता होती क्या है। नगरीयता को मूल रूप से कैसा देखा जाएगा भाई, एक जीवन पद्धति के रूप में देखा जाता है। जैसे मैंने कहा कि भाई आप कहाँ रहते हैं, तो आपने कहा सर मैं गांव में रहता हूं। तो हमने वहां पर देखा कि आप गांव में रहेंगे तो गांव की जीवन पद्धति के आधार पर रहेंगे। भाई कृषि या कृषि संबंधित कोई व्यवसाय आप करते होंगे, मूल रूप से आप कुटीर उद्योग या लघु उद्योग से जुड़े होंगे, या आपके पास जो रहेंगे वह क्या रखेंगे, गाँव की जो जीवन पद्धति रहेगी वैसी ही रहेगी। तो यहाँ पर जीवन पद्धति को ही हम देखते हैं, जिसमें व्यक्तिवादिता, संबंधों की औपचारिकता, क्या क्या मुख्य परिवर्तनशीलता तथा अज्ञात स्थिति जैसी विशेषताओं का समावेश रहता है। कुछ स्थिति ऐसी रहती है हमारी जीवन पद्धति के अंतर्गत जिन्हें हम यह नहीं कह सकते कि कल मेरे साथ क्या होने वाला है। निश्चित है क्या? खासकर आज के दौर में तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकती कल मेरे साथ क्या होने वाला है। हो सकता है कल मैं ना रहूं, ठीक है, हो सकता है कल मैं क्लास ही ना दूं, हो सकता है मैं कल मैं दुनिया में भी ना रहूं। तो ऐसे कई ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं जो अज्ञात स्थिति हमारे सामने हम देख पाते हैं यहाँ पर। तो इन अज्ञात स्थितियों के जो समावेश है उसी क्या कहा जाए, उसे नगरीयता कहा जाता है। कब क्या परिवर्तन आ जाए है, एक ऐसी अवधारणा के रूप में भी देखा जाता है जो जीवन शैली को क्या करते हैं, परिभाषित करते हैं। जैसे मैंने कहा ना भाई, अगर मैं रह रहा तो निश्चित बात है आपकी जो जीवन शैली होगी वो कैसी रहेगी। जैसे कि कहा गया है कि भाई नगरीय का जो है वह कैसा है, केतली में उबलते हुए जल के समान। और ग्रामीणता को क्या बताया गया है कि भाई शांत जल के समान, स्थिरता के समान। वहां पर सारी चीज स्थिर तरह के रूप में देखी जाती हैं। वहीं पर नगरीयता में हम क्या देखते हैं, बहुत ज्यादा कैतूहल, दौड़ भाग लगी हुई, यानी कि प्रतिस्पर्धा, जिसे हम कहते हैं ना गला काट प्रतिस्पर्धा, जहां पर व्यक्ति व्यक्ति के लिए ही समय नहीं दे पा रहा, उसे हम क्या कहते हैं, वही नगरीयता। ठीक है। नगरीय जीवन से तात्पर्य नगरीय संगठन है, नगरीय संगठनों के प्रकार है, नगरीय मूल हैं, व्यवहार हैं, तरीके हैं, या नगरीय संरचना। इन सबको हम कहाँ रखते हैं, इन सबको हम कहीं ना कहीं नगरीयता के अंतर्गत ही रखते हैं। साथ ही साथ पारिभाषिक रूप से यदि हम देखें तो नेल्स एंडरसन क्या कहना चाहते हैं नगरीयता के बारे में। इनका कहना रहा कि भाई जीवन पद्धति है। सबसे पहले इन्होंने कहा कि भाई नगरीयता क्या है, एक जीवन पद्धति। जैसा कि प्रारंभ से भी कहा है कि जहाँ आप रह रहे हैं, भाई मैंने कहा कि भाई मैं अमेरिका का नागरिक हूँ। अब निश्चित बात है अमेरिका का नागरिक कहा तो निश्चित बात है अमेरिका की जो जीवन पद्धति होगी उस पद्धति को ही मैं पालन कर रहा हूँ। यदि आपने कहा सर मैं फ्रांस में रहता हूँ तो निश्चित बात है फ्रांस की जीवन पद्धति के अनुसार आप रह रहे होंगे। आपने कहा सर मैं भारत में रह रहा हूँ तो भारत की जीवन पद्धति के अनुसार आप रह रहे हैं। निश्चित ना, नगरों एवं कस्बों तक ही सीमित नहीं है। ऐसा नहीं कि भाई नगर और कस्बा है, ये ग्रामीण आधार पर, ये जहाँ भी आप रह रहे हैं, आप महानगर में रह रहे हैं, मेट्रो में रह रहे हैं, मेगापोलिस में रह रहे हैं, जहाँ भी आप रह रहे हैं, तो वहाँ की जीवन पद्धति के आधार पर ही आप रह रहे होंगे। जैसे जनजाति की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि भाई जनजाति कहाँ है, जंगलों पर निवास कर रही है, पहाड़ी एरियो पर निवास कर रही है, यह शहर की मुख्य धारा से दूर निवास कर रही है। तो निश्चित बात है उनकी जीवन पद्धति कैसी है, उनकी जीवन पद्धति वैसी ही होगी। ठीक है। एंडरसन इस परिभाषा को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि नगरीय जीवन के ढंग केवल नगरों तक ही केंद्रित नहीं है। अब क्यों केंद्रित नहीं, इनका एंडरसन का कहना क्या रहा, तो भाई हम देखते हैं कि भाई यदि मैंने कहा कि ये नगर है तो नगर के अंदर कहीं ना कहीं गांव तो होगा ही। तो आप यह पाएंगे कि भाई नगर की जो जीवन पद्धति है या जो जीवन शैली वो उसका प्रभाव कहाँ पड़ रहा है, भाई गांव पे पड़ता ही है। और यदि मैंने नगर के ऊपर और कर दिया कि भाई नगर के ऊपर क्या है, तो भाई मैंने कह दिया कि भाई नगर के ऊपर क्या है, महानगर है, तो महानगर की जो जीवन पद्धति होगी उसका प्रभाव कहाँ पड़ने वाला, उसका नगर पे पड़ने वाला, नगर का प्रभाव गांव पे पड़ेगा, गांव का प्रभाव। ठीक, इन दोनों के बीच की जो हम कहेंगे भाई नगर और गांव के बीच की एक सीमा और बन जाती है, जिसे आप क्या कहते हैं, इस सीमा को हमने क्या कहा, इस सीमा को हमने कहा भाई कस्बा। तो जिस कस्बे की बात करें तो कस्बे में कुछ प्रॉपर्टी कहाँ की होंगी, गांव की होंगी, और कुछ हमारी नगर की होंगी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो जीवन पद्धति है वह एक विशेष क्षेत्र पर केंद्रित नहीं है, केंद्रित तो है लेकिन अधिकांशतः केंद्रित होने के साथ साथ कुछ प्रतिशत उसका बहाव भी प्रभावित होता ही है। इसलिए हम कह सकते हैं भाई केवल हम इसे केंद्रित नहीं कर सकते हैं। वहीं पर थियोडोर्स क्या कहते हैं,
नगरीयता एक जीवन पद्धति। देखिए जीवन पद्धति तो सभी ने माना ही है नगरीयता को। नगरीयता क्या है? आप कहीं के नागरिक बन गए तो आप क्या कहेंगे, सर मैं वहाँ की जीवन पद्धति के अनुसार रह रहा हूँ। निश्चित बात हो, जीवन पद्धति तो है समाज का ऐसा संगठन है जिसमें श्रम का जटिल विभाजन। जब आप नगर में आ जाते हैं तो हमने कहा कि भाई नगर की विशेषता क्या है, तो सबसे पहली चीज आती है स्पेशलाइजेशन। और स्पेशलाइजेशन में हम क्या देखते हैं, लेबर, यानी कि श्रम का विभाजन यहाँ पर देखा जाता है। कई प्रकार के श्रम है और कई प्रकार के श्रमों पर उनकी विशेषज्ञता के आधार पर क्या कर दिया जाता है, विभाजित कर दिया जाता है, वर्गीकृत कर दिया जाता है। वह चीज हमने देखी। प्रौद्योगिकी के ऊंचे स्तर, भाई नगर में हम रह रहे हैं तो निश्चित बात है हमारे पास प्रौद्योगिकी है ना। गतिशीलता, मैंने कहा ना कि भाई नगर की जो गतिशीलता है वह बहुत उच्च रहेगी। प्रत्येक व्यक्ति लगा प्रतिस्पर्धा में, हाय प्रतिस्पर्धा, हाय हाय, और प्रतिस्पर्धा में ही वह कहता है ना, आते आए आए और गए, पता नहीं चला किया क्या। ये क्या है, नगरीयता। आर्थिक कार्यों में संपन्नता, आप देखेंगे अधिकांशता, जैसे कि मैंने कहा श्रम का विशेषीकरण नगर में है, तो श्रम का विशेषीकरण यदि नगर में, तो प्रतिस्पर्धा बहुत तीव्र होगी। प्रतिस्पर्धा तीव्र है तो निश्चित बात है गतिशीलता तीव्र होगी। और यदि गतिशीलता है तो भाई आर्थिक स्तर यहाँ पर ज़्यादा होगा। ठीक है ना। इस प्रकार से हम क्या देखते हैं, संबंधों में भी अवैयक्तिकता का समावेश पाया। संबंध कैसे पाए जाते हैं, अवैयक्तिक। हमने कहा ना दो प्रकार के संबंध होते हैं, एक वैयक्तिक संबंध, एक अवैयक्तिक संबंध। या ये कहें कि इनफॉर्मल रिलेशनशिप और फॉर्मल रिलेशनशिप। इनफॉर्मल में हमने किसे देखा कि ग्रामीण समुदाय को। हम इनफॉर्मल की जब भी बात करते हैं तो भाई यहाँ कोने पर रहने वाला व्यक्ति यदि इन सभी से क्या है, परिचित है, तो हमने इसे क्या कह दिया भाई, इनफॉर्मल या अनौपचारिक संबंध कह दिया, या व्यक्तिगत संबंध कह दिया। कैसा कह दिया, अनौपचारिक, है ना। अनौपचारिक यानी कि जहां पर व्यक्ति को ये सोचने विचारने की आवश्यकता नहीं कि मैं इस व्यक्ति से क्या बोल रहा हूं। भाई कुछ ऐसे हमने जब संबंधों में भी हम देखते हैं ना, कहते हैं ना कि कौन से संबंध हमारे, देवर भाभी के संबंध हो गए, जहां पर हास्य व्यंग सब चल रहा है। तो इस प्रकार के संबंधों को आप क्या कह रहे हैं भाई, अनौपचारिक या इनफॉर्मल रिलेशनशिप कहा। लेकिन शहर में किस प्रकार की रिलेशनशिप की हम बात कर रहे हैं, अवैयक्तिक, यानी कि व्यक्ति व्यक्ति को परिचित ही नहीं है। महानगर में तो और स्थिति बेकार है, मेगापोलिस में तो और स्थिति बेकार होगी। व्यक्ति आया था, देखिए जीवन यदि मिला है, कहते हैं ना कि मानव हो तो मानव रहो, मशीन न बनो। यदि आप मशीन बन गए तो निश्चित बात है क्या होने वाला कि आप में और एक मशीन में अंतर क्या रह गया। मशीन में भी कोई हाव भाव नहीं, हम मशीन में आजकल हाव भाव डाल रहे हैं। मैंने कुछ समय पहले की एक न्यूज़ देखी थी, आई थिंक शायद जापान या चीन की न्यूज़ थी। उसमें बताया गया था उस न्यूज़ के अंदर कि यहाँ पर व्यक्ति इतना अकेला हो चुका है कि अब व्यक्ति को एक व्यवहार करने के लिए एक मशीन या यहाँ के इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता पड़ती है, और वो इंस्ट्रूमेंट बता दे कि भाई अब आप इस व्यक्ति से बात करो। यानी कि एक संबंध निभाने के लिए भी हमें एक मशीन या एक उपकरण की आवश्यकता होने लगी। यह है हमारी नगरीयता। ठीक है, आगे चलते हैं। कीन एंड कारपेंटर के द्वारा क्या कहा गया, इन्होंने कहा गया नगर निवास की परिघटना। इनके द्वारा क्या कहा गया है कि जो नगरीयता है वास्तव में क्या, नगर निवास की परिघटना है, फिनोमेना ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ अर्बन सोसाइटी। ठीक है, लुइस वर्थ क्या कहते हैं, लुइस वर्थ कहते हैं कि भाई नगरीयता जीवन में रहन सहन का ढंग, देखिए वही जीवन पद्धति आ गई यहाँ पर। सामाजिक एक मनोवैज्ञानिक, आप समाज में जब भी रह रहे हैं, जहाँ भी रह रहे हैं, तो सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दोनों आधार पर आप वहाँ पर निवास करते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं साहब हमने शरीर यहाँ प्रेजेंट है, हमारा मन मस्तिष्क कहीं और है। जब इस प्रकार से आप स्थिति बनाते हैं तो निश्चित तौर पर आप क्या रहते हैं, आप आपस में ही या अपने आप में आप भ्रमित जीवन जी रहे हैं। ठीक है ना। तो मनोवैज्ञान और सामाजिक रूप से रहना, तो दोनों स्तर पर इन्होंने क्या कहा, नगरीयता में रहन सहन की जटिलता की बात किया। और क्या कहा है, जनसंख्या के आकार, घनत्व की बात कर दी, विषमता को निर्धारित करने, व्यक्ति के व्यवहार की बात की गई है। तो ये किसके द्वारा कहा गया, ये लुइस वर्थ के द्वारा कहा गया है। आगे बात करें नगरीयता की क्या क्या विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक और ऑर्गेनिज्म की बात की, तो एंडरसन के द्वारा समझना की बात की है, गतिशीलता की बात की और प्रसार की बात की है। रूथ गिलास के द्वारा क्या है, गतिशीलता की बात की, गुमनामीपन की बात की, अवैयक्तिक संबंध की बात की, व्यक्तिवाद की बात की, सामाजिक विभेदीकरण और अस्थायित्व और यांत्रिक एकता। ठीक है, गतिशीलता से हम देख चुके हैं भाई नगर में क्या है, गति बहुत ज़्यादा है। क्या है, नगर में गति है। नगर का प्रत्येक व्यक्ति हर चीज को जल्दी 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 चाहना चाहता है।
स्थायित्व या स्थिरता या समय देना नहीं चाहता है। उसे क्या चाहिए कि भाई आज मैंने जन्म लिया और आज ही मैं क्या सब कुछ पूरे साम्राज्य का आधिपत्य मेरे अंदर आ जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। समय कहते हैं ना कि संबंध और समय दोनों ज़रूरी है। यदि आप गतिशील बनते रहेंगे तो निश्चित बात है, हो सकता है आप जिसमें गतिशील हैं वो चीज़ आपको मिल जाएगी, लेकिन बाकी चीज़ें आपसे ख़त्म हो जाएंगी। तो ये बात किसके द्वारा की गई? रूथ ग्लास के द्वारा की। गुमनामीपन की बात, भाई नगर में यदि आप जाते हैं तो कोई किसी को नहीं जानता। जिस प्रकार मैं कहता हूँ कि भाई जब आप गांव में गए तो इस कॉर्नर पर रहने वाला व्यक्ति भी इसे जानता है, यहाँ ये सब एक दूसरे को जानते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें क्या है? प्रत्यक्ष संबंध है। कैसा संबंध है? प्रत्यक्ष संबंध है। प्रत्येक व्यक्ति एक प्रतिस्पर्धा में नहीं है, प्रतिस्पर्धा है यहाँ पर भी, लेकिन इतनी गतिशील नहीं है। ठहराव की बात है, तो कहते हैं ना कि एक उम्र के बाद ठहराव भी आवश्यक है नित्य संबंधों को समझने के लिए। गतिशीलता में रहिए, लेकिन ठहराव भी आवश्यक है। यदि आप ठहराव नहीं आएगा तो स्थिति क्या हो जाएगी? कहते हैं ना कि हम यहाँ से तो चले थे और यहाँ आ गए और खत्म हो गए। दुनिया में आए, रहे, चले गए, कब आए क्या नहीं कुछ पता नहीं। ये होती है गतिशील, ठीक है। और यहाँ पर व्यक्ति बात की, देखिए नगर का प्रत्येक व्यक्ति क्या है? एक स्वार्थी, क्योंकि औपचारिक संबंधों को यहाँ पर रखा गया है ना। छुओ और जाने वाले संबंधों को नगरीयता की विशेषता के रूप में देखा जाता है। तो यह स्थिति सामाजिक विभेदीकरण भी अत्यधिक पाया जाता है। नेक्स्ट, लुईस वर्थ स्थिरता के बारे में क्या कहते हैं? एक शहरवासी अपने परिचितों को भूलकर नए लोगों से संबंध बनाता है। लेकिन बनाता तो है, लेकिन वो संबंध जो बनते हैं वो कितने रहते हैं? एक समय सीमा पर बाउंड रहते हैं। यदि मैंने कहा कि भाई आप एक किस पर है? एक उच्च पद पर है। किस पर है भाई? एक उच्च पद पर है। तो निश्चित बात है यहाँ पर व्यक्ति के मायने नहीं है, मायने किसके हैं? इस पद के। जैसे ही आप इस पद को त्याग देंगे, भाई इस पद को जैसे ही आप त्याग, निश्चित बात है इस पद से जुड़े हुए व्यक्ति भी आपसे त्याग दिए जाएंगे। यदि 100 व्यक्ति आपको इस पद पर रहते हुए जानते हैं तो निश्चित बात है जब आप इस पद को त्यागेंगे तो शायद एक व्यक्ति आपसे जुड़ा रहेगा, बाकी 99 व्यक्ति क्या हो जाएंगे? आपसे दूर हैं। क्योंकि ये जो 100 व्यक्ति थे इसमें एक ही व्यक्ति आपको बिना पद के जानता था, बाकी 99 व्यक्ति आपको पद से जानते थे, ना कि आपको जानते। वो किससे जानना है? पद को जान रहे हैं। क्लियर हुआ? कुछ व्यक्तियों में गुमान भी आ जाता कि हम अमीर क्या हुए, हम अमर बन गए, है ना। ऐसा भी कई अक्सर देखा गया है। तो वो सीधे क्या करने लगते हैं कि पावर, कहते हैं ना कि भाई शक्ति भ्रष्ट बनाती है और अति शक्ति महाभ्रष्ट बनाती है। ये बिल्कुल निश्चित तथ्य है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं हम, है ना। सतहीपन के बारे में बात की गई। एक नागरिक कुछ ही लोगों के साथ साथ बातचीत करता है और उनके साथ उनके संबंध अवैयक्तिक होते हैं। देखिए अवैयक्तिक और अनौपचारिक। अब कुछ हद तक जब कुछ लोगों से बात कर रहा है तो सतहीपन यानी वास्तविकता क्या है बताइए लुईस वर्थ के द्वारा? वास्तविकता यही बताएगी, भले ही आपका क्या है एक बहुत बड़ा आभासी दुनिया, जैसे कि आज के दौर में हम कहते हैं ना कि भाई हमारे ऑनलाइन कितने फ्रेंड, हमने कहा भाई हमारे ऑनलाइन साहब 50,000 मित्र हैं। कितने फ्रेंड? भाई 50,000 मित्र हैं। लेकिन हकीकत यदि देखी जाए इन 50,000 मित्रों की तो शायद ही आपके पास 5 मित्र भी ना हो। फिर बात ये भी आ जाती है कि जब तक ना मिले संगति तब तक रहो अकेले। भाई संगति ऐसी नहीं मिल रही है तो दुर्गति करने से बेटर अकेले चल लो ना यार, ऐसा भी आ जाता है। खैर छोड़िए ये बातें हैं, है ना। तो यहाँ पर सतही आधार पर क्या हो जाएगा, एक बहुत कमी सी हम देखते हैं कहाँ पर? नगर में। बाकी गुमनामी के बारे में जैसे मैंने बता ही दिया कि भले ही घनिष्ठ संबंध हमारे बन ही नहीं पाते, और जब घनिष्ठ संबंध नहीं बन पाएंगे तो स्थिति क्या हो जाएगी? भाई संबंध घनिष्ठ नहीं बने ना। अब देखिए संबंध घनिष्ठ नहीं बने तो निश्चित बात है गुमनामी के घेरे में व्यक्ति गुमनाम हो ही जाता है। अब गुमनामी क्यों आती है? तो निश्चित बात है, मैंने कहा ना कि भाई नगर क्या है? प्रतिस्पर्धा है। क्या है? प्रतिस्पर्धा है। और कैसी प्रतिस्पर्धा है? तो यहाँ वो प्रतिस्पर्धा है कि आप जिससे सोच रहे हैं कि यह व्यक्ति आपका है, नहीं है, आपसे अच्छा व्यक्ति मिलने पर है आपसे कहाँ चला जाएगा? जाने दो, मेरे इससे भी संबंध, मेरे इससे भी संबंध है, ठीक है ना।
तो इस संबंधों की अधिकता कैसी है? ये संबंधों की अधिकता भी भ्रमित है, यहाँ भ्रम के आधार पर बन रहा है। क्यों भाई, देख मुझे इससे आवश्यकता थी, ये जुड़ गया, फिर इसकी आवश्यकता पूर्ति हुई, यहाँ चला गया, इससे आवश्यकता यहाँ चला, तो इस प्रकार संबंधों में स्थायित्व आ ही नहीं पाता है, कभी नहीं आता। ठीक है ना, इसलिए व्यक्ति गुमनामी में हो जाता है। व्यक्ति बात, प्रत्येक व्यक्ति क्या सोच रहा है? सिर्फ अपने बारे में सोचता है यहाँ पर, भाई मुझे, मैं कहते हैं ना कि मैं और सिर्फ मैं। एक बहुत अच्छा गीत यहाँ पर आता है कि जब तक क्या है उसमें डायलॉग है या गीत है जो भी है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, और तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। समझ में आया? क्या है ना भाई, जब व्यक्ति मैं में ही जा रहा है तो भाई मैं ही मैं है तो क्या मैं है यार। ये व्यक्ति आए हैं भाई, आप भी व्यक्ति, ये भी व्यक्ति, तो निश्चित बात है जब व्यक्ति है तो निश्चित बात है सबसे पहली चीज क्या रहती है? व्यक्ति को इस प्रकार रहना। नेक्स्ट नगरवाद क्या होगा भाई? अब नगरवाद की चर्चा कर लेते हैं, नगरीयता की भाषण। अब नगरवाद, नगर, अभी हमने नागरिक को लिया था, अब नगर को ले रहे हैं। तो लुईस बर्थ ने 1938 में अपना जो निबंध प्रकाशित किया गया था, अर्बनाइज एज अ वे ऑफ लाइफ, यहाँ पर नगरवाद को हम प्रतिपादित किया था, किसके द्वारा? लुईस बर्थ के द्वारा। क्या कहते हैं? नगरवाद नगरों में रहने वाले व्यक्तियों की विशिष्ट जीवन शैली की विशेषता को व्यक्त करता। वहां हमने जीवन पद्धति की बात की थी, ध्यान करना आप। नगरीयता में हमने क्या, जीवन पद्धति की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जीवन शैली की विशेषताओं के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने कहा था वहां पर कि व्यक्ति जी रहा है, अब यहाँ पर मैंने बात कैसे जी रहा है। व्यक्ति वहां पर जी रहा है, लेकिन यहाँ पर कैसे जी रहा है। तो कैसे की बात कहाँ की जाएगी? वो कैसे की बात की जाएगी भाई? कहाँ? नगरवाद में। क्लियर हुआ? सरल शब्दों में यदि कहें तो नगरीयता एक और जहाँ जीवन जीने का पद्धति है, वहीं दूसरी ओर नगरवाद क्या है? नगरीयता की विशेषताओं को समझाता है। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। आधुनिक युग में शहरीकरण ने जहाँ जहाँ जनसंख्या के घनत्व को बढ़ाया है, वहाँ वहाँ दूसरी ओर अनेक बहुआयामी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक समस्याएं भी उत्पन्न कर दी, जो नगरवाद को धीरे धीरे क्या करती जा रही हैं? बढ़ाव प्रभाव में उत्पन्न करती जा। आज व्यक्ति के पास बहुत सारी समस्याएं बनती जा रही हैं, जो कैसे बन रही? भाई आप नगर में रह रहे, क्या साहब हम नगर में रहते रहते हमारे पास ये समस्या उत्पन्न हो गई। हमारी जीवन शैली कैसी थी? उनके सब सुबह हम किला साहब 11-12 बजे तो उठ ही जाते थे। सोते कितने बजे थे? किला साहब रात को कभी 2 भी बज रहे हैं, तो कभी किला साहब 3 भी बज रहे हैं सोते सोते। भाई आपने अपनी दिनचर्या बदल दी ना। जैसे अब बहुत सारे ऐसे शहर बन चुके हैं जहां पर कहा जाता है कि भाई रात तो होती ही नहीं है, रात तो होती ही नहीं। कई शहर ऐसे होती ही नहीं, कई शहर ऐसे हो गए हैं जहां पर भाई रात तो हो ही नहीं रही। और रात नहीं हो रही इसका मतलब क्या है? आप जो व्यक्ति है उसकी स्थिति क्या होने वाली है? रात क्यों बनाई गई भाई? आराम के लिए, रिलैक्स के लिए, लेकिन रात हम कर ही नहीं रहे। तो स्थिति क्या होने वाली? समस्या उत्पन्न होने ही वाली है। परिभाषाओं को देखते हैं भाई। तो वीन और कारपेंटर का कहना क्या है कि हम नगरवाद शब्द का प्रयोग नगर निवास की घटना की पहचान करने के लिए करते हैं। नगर निवास की घटना यानी नगर में यदि कोई व्यक्ति रह रहा है तो उसके साथ क्या क्या घटना हो रही है, उसकी पहचान करने के लिए किसका प्रयोग किया जा रहा है? नगरवाद का। विशिष्ट जीवन शैली जो अद्भुत रूप से नगर में निवास से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है? नगर में आप निवास कर रहे हैं तो उससे जुड़ी हुई जीवन शैली की बात यहाँ पर की जा रही है। वहीं बर्गल क्या कहते हैं? नगरीकरण को एक प्रक्रिया के रूप में। ये क्या देखते हैं? नगरीकरण जो है एक प्रक्रिया है। निश्चित बात है, प्रक्रिया को इसलिए माना गया है कि यदि आप किसी भू क्षेत्र को देख रहे हैं, सबसे पहले भू क्षेत्र को हमने कैसे देखा भाई? गांव के रूप में देखा, एक विलेज एरिया के रूप में देखा। अब यही जो गांव है धीरे धीरे यहाँ पर उद्योग लग गए, धीरे धीरे यहाँ पर प्रतिस्पर्धा आ गई, धीरे धीरे यहाँ पर बहुत सारी संस्कृतियाँ आ गई। तो हमने देखा यह जो गांव हुआ करता था ना, यह गांव किस में बदल गया भाई? यह गांव नगर में बदल गया। किस में बदल गया? नगर में बदल गया। अब यहाँ पर भी एक प्रक्रिया चलती जाएगी, नगर में और ज्यादा उद्योग लगेंगे, और ज्यादा लग्जरी लाइफ होगी, धीरे धीरे संसाधन बढ़ते जाएंगे, ये नगर का महानगर हो जाएगा। है वही लोकेशन, लेकिन देखा कुछ चीजों के परिवर्तन होने से उसका पूरा व्यवहार बदल गया। क्लियर है?
इसलिए प्रक्रिया के रूप में देखा गया। नगरवाद की विशेषताओं को नेल्स एंडरसन एवं ईश्वरन क्या क्या बताते, तो भाई मुद्रा अर्थव्यवस्था, नगर की जो मूल व्यवस्था है नगरवाद की, सबसे कैसी मुद्रा यानी पैसे की अर्थव्यवस्था। हमने कहा पूंजीवाद की बात की जा रही, पैसे की अर्थव्यवस्था की बात की जा रही, तो यह हमारे पास कि भाई कहते हैं ना, जितनी चीनी होगी चाय उतनी मीठी होगी, कहा जाता ना कि भाई जितनी चीनी होगी चाय उतनी, तो भाई जितना पैसा होगा नगर में सुविधाएं उतनी मिल जाएंगी, लेकिन सुविधाएं ही मिलेंगी, क्या मिलेंगी, सुविधाएं ही मिलेंगी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आविष्कार एवं प्रवृत्तियों की विविधता, बहुत सारे आविष्कार हैं। हम कहते हैं ना आधुनिकीकरण में जी रहे, क्या कहते हैं हम कि भाई हम आधुनिकीकरण में जी रहे हैं। किस में जी रहे हैं, आधुनिकीकरण में जी रहे हैं। और भाई आधुनिकीकरण को यूक्रेन हैबरमास के द्वारा क्या कहा गया है, तर्क शून्य प्रणाली। क्या कहा गया, तर्क शून्य, तर्क है ही नहीं है। यानी कि आपने क्या देखा, आधुनिकीकरण का मतलब क्या है कि वैश्विक आधार पे जो आया हमने उसका उपभोग कर लिया, उसे भोग लिया। क्यों भोगा, कैसे भोगा, क्या बाकी में उसका उपयोग हमारे लिए आवश्यक है, नहीं। यही बात है ना, ये आधुनिकीकरण। तो इसलिए हमने कहा कि भाई विविधता यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। अब देखेंगे गांव वाले व्यक्तियों को, आप देखें एक सरल सा जीवन, सरल सिंपल जीवन, जिसमें आप देखें वही उनके दैनिक जो दिनचर्या रहती है उसी के अनुसार उनका भोजन, और उससे भी सरल यदि हम कहें कि जनजाति में आ जाइए, जाति में आ जाए। जैसे कि कुछ समय पहले मैंने एक पेपर में देखा था, किसमें ध्यान दिया था, तो वहाँ पर देखा कि जनजाति कुछ शायद दक्षिण अफ्रीका की किसी जनजाति के बारे में बात की गई थी उसमें। तो उसे जनजाति अब क्या कर रही है, बाहर निकल रही, तो बाहर निकल रही तो उसने ये जो नगरीय भोज्य पदार्थों का जो सेवन किया, उससे वह जनजाति बीमार हो गई। वह जनजाति क्या हुई, बीमार हो गई। जबकि वह जनजाति कच्चा मांस खा रही है तो बीमार नहीं, लेकिन पका हुआ ये जैसे उसने भोजन ग्रहण किया तो वह क्या हो गई, बीमार हो गई। तो यहाँ पर हम भाई देख रहे हैं कि भाई आपकी जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं वह किसी न किसी अनुभव के आधार, यानी कि ऐसे अनुभव के आधार पर बनाई गई थी कि एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर। यदि मैं कहूँ कि आप कहाँ रह रहे हैं, भाई आप एक ऐसे क्षेत्र में रह रहे हैं जो क्षेत्र शीतकालीन क्षेत्र, या मैं कहूँ कि भाई ठंडे प्रदेश में आप रह रहे हैं। किस में रह रहे हैं, आप बिल्कुल ठंडे प्रदेश में, शीत क्षेत्र में आप रह रहे हैं। तो भाई यहाँ पर शीत क्षेत्र, तो आपको किस चीज़ की आवश्यकता है जो आपकी बॉडी को हील करे या हीट करे, किसकी आवश्यकता, तो आप यही कहेंगे सर गर्म पदार्थों की आवश्यकता। किसकी आवश्यकता, गर्म पदार्थों की आवश्यकता, राइट। भाई इसी जगत में आप रहे हैं तो आपको आवश्यकता क्या है, गर्म की आवश्यकता है। यही आवश्यकता है जो आपकी बॉडी को हील करेगी, बॉडी को प्रोटेक्ट करेगी और बॉडी को एक कार्य क्षमता युक्त बनाने की। अब लेकिन कहीं दूसरा क्षेत्र है, वहां से आपके पास क्या आ रहे, शीत चीजें आ रही हैं, ठंडी चीजें आ रही हैं, और आप देख रहे हैं कि यार ये चीज बिक रही है तो हमने इस चीज का सेवन करना प्रारंभ कर। भाई आपकी नीड देखिए कि आपकी आवश्यकता क्या है, आपकी बेसिक नीड क्या है, आपको क्या चाहिए। व्यक्ति आधुनिकीकरण में जब आ जाता है तो वह यही तर्क तो खत्म हो जाता है उसका, यह तर्कहीन हो जाता है। क्या हो जाता है, उसके पास तर्क नहीं हो। वह क्या देखता है, फला व्यक्ति ने ये काम किया मैं भी करूंगा, फला व्यक्ति ने ऐसा किया मैं भी करूंगा, उस व्यक्ति के पास ये, मुझे भी ये चाहिए, वो व्यक्ति ऐसा है तो मैं भी ऐसा ही बनूंगा। तो भाई आपके मस्तिष्क में जो दिमाग दिया गया उसका उपयोग क्यों नहीं कर रहे हैं, करिए, सही राह पर जाएंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं लिखित प्रमाण या दस्तावेज। देखिए यहाँ पर जब नगरीय बात की हम बात करते हैं तो यहाँ पर हर चीज लिखित होती है। आप यदि जीवित भी हैं, जीवित है ना आप, तो क्या देखा जाता है, भाई जन्म प्रमाण पत्र बताइए, क्या बताइए, जन्म प्रमाण पत्र, है ना। अब जीवित है यदि, तो जैसे कि आपने देखा होगा जब आप किसी उच्च पद पर रहते हैं और उस पद से रिटायर हो जाते हैं तो प्रत्येक वर्ष आपका क्या माना जाता है, प्रमाण पत्र मांगा कि भाई आप जिंदे हो या नहीं हो, बता के जाए। और आप स्वयं जाएंगे तो माना नहीं जाएगा, लेकिन प्रमाण पत्र बताना है। तो हर चीज यहाँ पर क्या देखी जाती है, भाई लिखित प्रमाण पत्र दस्तावेजों के आधार पर चलती है। सांस्कृतिक आविष्कार, संगठित एवं सुदृढ़ प्रशासन, प्रशासन बहुत अच्छा है हमारे नगरीय आधार पर। हम देखते हैं कि प्रत्येक कार्य के लिए एक प्रशासनिक प्रणाली हमारे पास रहती है कि भाई यदि पारिवारिक विघटन होता है तो भी हमारे पास एक प्रशासनिक प्रणाली है, ठीक है ना। भले ही पारिवारिक जुड़ाव में ना हो, ठीक है ना, जब आप परिवार जुड़ रहे हैं, जैसे मैंने कहा ना कि पारिवारिक
जुड़ाव की जब बात की जाती है तो भले ही हमारे पास प्रशासनिक प्रणाली नहीं है, पारिवारिक जुड़ाव में हाँ, लेकिन विघटन में हमारे पास पारिवारिक प्रणाली है। विघटन के लिए हमारे पास प्रशासनिक प्रणाली है, लड़ाई झगड़े के लिए हमारे पास प्रशासनिक प्रणाली है कि आप लड़ो, उसका निपटार ये प्रशासनिक प्रणाली करेगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भाई हमारे पास एक सुदृढ़ प्रणाली तो है। नगरवाद से उत्पन्न समस्या, चलिए प्रॉब्लम क्या क्या हो जाएंगे हमारे पास। यदि हम नगर की जीवन शैली की विशेषताओं की बात करते हैं तो हमारे पास समस्याएं क्या क्या होने वाली हैं। चलिए समस्याओं की बात करते हैं। सबसे पहली विकराल समस्या जो हर ऐसा नगर में हमें नजर आती, आवास की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ रेसिडेंस की। भाई हम रहें कहाँ, क्योंकि नगर की जो डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी, वो बहुत ज़्यादा होती जाती है, जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा रहता है, जिसके कारण आवास की समस्या हमारे सामने आती है। मूल समस्या हमारे पास यही है। व्यक्तिगत पारिवारिक विघटन, जैसे कि मैंने कहा कि भाई आप नगर के अंतर्गत क्या देखते हैं, न्यूक्लियर फैमिली या एकल परिवार को देखते हैं। और एकल परिवार के विघटन का कारण क्या है। यदि मैंने कहा कि भाई यहाँ पर क्या है, एकल परिवार है, अब एकल परिवार यदि है तो निश्चित बात है इसमें विघटन होना संभव या प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती। क्यों बढ़ जाती है? एकल परिवार आप ध्यान से देखें तो एकल परिवार में जो है, जिसे हम एकल परिवार कहते हैं, हम क्या कहते हैं, पति है, पत्नी है ना, और उससे क्या कहते हैं भाई, इनसे यदि बच्चे हैं तो हमने इसे क्या कह दिया, एकल परिवार या न्यूक्लियर फैमिली कह दिया, राइट। अब इस न्यूक्लियर फैमिली, मुझे बताइए कौन समझदार है भाई इन दोनों की। यदि हम अनुभव और एज के आधार पर बात करें कि भाई ये पति और पत्नी, इन दोनों की लगभग एज क्या होने वाली है, सेम होने वाली है ना। लगभग यदि आयु की बात करें दोनों की, यदि कोई विवाद इन दोनों में हो जाता है तो इन्हें समझाने वाला कौन है? कोई नहीं है। बच्चे समझाएंगे इन्हें? चलिए बच्चे नहीं है तो क्या करेंगे, लड़ो झगड़ो आपस में। अब क्या होगा, स्थिति क्या आती है, यह जो व्यक्ति रहता है, यह व्यक्ति निकल के भाई चला जाता है, विघटन हो गया। हाँ, अब यही प्रक्रिया यदि मैं बात करूं कि भाई कंपाउंड फैमिली या संयुक्त परिवार की मैंने बात की, तो यदि संयुक्त परिवार की आप बात देखेंगे तो संयुक्त परिवार की स्थिति क्या है, यहाँ पर हम क्या देखते हैं भाई, 2 या 3 पीढ़ी एक साथ रह रही है ना। 2 या 3 पीढ़ी कहाँ रह रही है, संयुक्त परिवार या कंपाउंड फैमिली में रह रहे हैं। तो यदि किसी देखिए यहाँ भी क्या है, वास्तव में एक से ज्यादा एकल परिवार है ना, 2 या 3 या 4 न्यूक्लियर फैमिली यहाँ पर, उसे हमने मिला के इकट्ठा कर दिया तो क्या हो गया, कंपाउंड फैमिली हो गया, संयुक्त परिवार हो गया। तो संयुक्त परिवार की स्थिति क्या भाई, इनमें यदि कोई विवाद होता है तो निश्चित बात है अब यहाँ पर क्या है, 3 पीढ़ी हैं, यानी कि इनसे बुजुर्ग भी होंगे, इनके हम उम्र भी होंगे और इनसे छोटे भी होंगे। तो निश्चित बात है दोनों स्तर पर इन दोनों को समझाया जा सकता है और समझाया जाता है। तो परिवार क्या रहता है, बना हुआ रहता है, बंधा हुआ रहता है। लेकिन एकल में, इसलिए नगरीय परिवार में क्या हो जाते हैं, विघटन का सबसे पहला कारण यही है, नगरीयता, तनाव। तो नागरिक जीवन क्या है भाई, आप निश्चित रूप से किस में लगे हैं, एक ऐसी प्रतिस्पर्धा में लगे हुए हैं कि नहीं, सुबह उठना है, यहाँ जाना, दोपहर को वो करना है, शाम को वो करना है। भाई मस्तिष्क को मस्तिष्क बनने रहने दो, ठीक है ना। आपने क्या, 1000 टेंशन मस्तिष्क में। तनाव का मतलब क्या होता है, सीधी सी बात है, जब आपकी इच्छाएं आपके अनुसार नहीं हो पाती हैं तो आप क्या कहते हैं, भाई बड़ी टेंशन है यार। क्या कहते हैं, बड़ी टेंशन। आज के यदि 10-12 साल के बच्चे से भी पूछा जाए तो कैसी, यार बड़ी टेंशन है, तनाव में हूं यार। अब 10 साल के बच्चे को काहे का तनाव भाई, लेकिन वो बच्चा क्यों, क्योंकि वो देख रहा है, अपने माता पिता को देखता है, अपने आसपास की सोसाइटी को देखता है कि हर कोई ये कह रहा है बड़ी टेंशन में हूँ, बड़ी टेंशन में हूँ, बड़े तनाव में हूँ। तो निश्चित बात है उस बच्चे को जिसे पता ही नहीं है टेंशन क्या होती है, तनाव क्या है, तो वो बच्चा भी कहता बड़े तनाव में हूँ, ठीक है ना। बच्चा भी वही कहता है, ठीक है। नैतिकता का पतन, नैतिकता का पतन क्यों होता जा रहा है, क्योंकि एकल परिवार, सबसे मूल कारण क्या है भाई, एकल परिवार। इस परिवार में स्थिति क्या रहती है, ये दोनों ही व्यक्ति बाहर हैं, तो इन दोनों में यदि बच्चे होंगे तो बच्चे में क्या समझ होगी भाई, कोई समझ होने वाली है, नहीं होने। पहले की जो हम पुरानी चीजें देखते थे कि भाई दादी है, विवाह करके हम किसके घर आए, पिताजी के घर आए। अब पिताजी के घर पे क्या भाई, दादी है, दादा है। पुराने किस्से कहानी अपने अनुभव बता, वास्तव में वो अपने अनुभव के साथ साथ एक ऐसी शिक्षा दे जाया करते थे बच्चों के लिए, एक ऐसी शिक्षा जिससे कि बच्चों में वो सारी समझ डेवलप हो जाती थी कि यदि परिस्थिति विषम होती है तो क्या करना है।
ये शिक्षा कौन दिया करता था? तो जो दादा दादी हुआ करते थे वो शिक्षा देते। अब आज के समय पे खुद ही अकेले रह रहे हैं, तो निश्चित बात है यदि धोखे से बच्चे कर लिए तो बच्चे को क्या शिक्षा दे पाएंगे आप? और फिर खासकर ये भी देखा गया आज के समय पे आधुनिकता का कारण बहुत ज़्यादा बढ़ गया कि भाई बहुत व्यक्ति क्या है, आधुनिक 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 कहला साहब क्या है, कहला जो समाज में चल रहा हमने उसे वेयर कर लिए तभी हम आधुनिक कहलाएंगे। किसे आप आधुनिकता बात कर रहे हैं? आधुनिकता का मतलब क्या है? भौतिक सुख सुविधाएं नहीं, ऐसा नहीं कि मैं उस जैसा दिख रहा हूं तो ही मैं आधुनिक हूं। समझिए, तर्क लीजिए। हैबरमास के द्वारा जो अध्ययन किया गया वो अध्ययन बहुत ही सटीक है, बिल्कुल सटीक। उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि आधुनिकता एक अधूरी कल्पना है। बिल्कुल सत्य, मैं उसे मानता हूँ। क्यों है? क्योंकि भाई ये निश्चित बात है कि जब आप आधुनिकता के बशु आपने देख लिया, आपने क्या देखा है? देखिए, आप एक स्थिति को देख रहे हैं, एक ऐसी स्थिति को देखते हैं कि भाई समाज में जो चल रहा है वही क्या है। इस समाज के अंतर्गत कहले साहब ये जो समाज है, इस समाज में प्रत्येक व्यक्ति की स्थिति तो अलग है। यदि मैं कहूँ कि कोई मजदूर उसकी स्थिति अलग है, कोई अन्य उसकी स्थिति अलग है, इस प्रकार सबकी स्थिति अलग अलग। अब वैश्विक स्तर पर एक आवरण बना रखा है, वैश्विक स्तर पर, जहां हम कहते हैं ना कि रियल लाइफ और रियल लाइफ, वो लाइफ हमने देखी है भाई। एक लाइफ हम किसे मानते हैं कि भाई एक रील वाली लाइफ है ना, रील की जिंदगी है जिसे हम, और एक क्या है? रियल जिंदगी। एक क्या है भाई? एक रियल जिंदगी है। तो हमारे पास जो वैश्विक आधार पर चलती है वो क्या है? रील की जिंदगी होती है, चित्रकारी की जिंदगी। तो उसके आधार पर ही हम सारे निर्णय लेने लगते हैं। आज जैसे प्रोडक्टिविटी की हम बात करते हैं, तो प्रोडक्टिविटी हम क्या पाते हैं कि 10 चीज के प्रोडक्ट की आपके पास प्रतीक दिखा दिए गए, ठीक है ना। एक बहुत अच्छा उदाहरण हैबरमास के द्वारा दिया गया। उन्होंने कहा है कि आपको मोहित कैसे किया जाता है। कहला साहब 50% ऑफ है, फिर दूसरा 60% ऑफ है, कहीं गए क्या 90% ऑफ है। भाई 90% ऑफ है, 60% ऑफ है, 70% ऑफ है। यदि ये इतना ही सस्ता है तो भाई ऑफर क्यों लगा रहे हो? माल यदि इतने अच्छे तो ऑफर क्यों लगा रहे हो? क्लियर बात है ना। तो सीधी सी बात है, आपके मस्तिष्क को भ्रमित करने के लिए सारी प्रक्रियाएं की जाती हैं। तो और ऐसे व्यक्ति जब यहाँ रहते हैं तो वो किस में जी रहे हैं? रील वाली दुनिया में जी रहे हैं। और रील वाली दुनिया में नैतिकता पूरी तरीके से क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। चलिए आगे बात करते हैं प्रशासनिक समस्याओं में वृद्धि। प्रशासनिक समस्या, जैसे कि मैंने कहा भाई प्रशासनिक, बहुत सुदृढ़ प्रशासन है हमारे पास, लेकिन प्रशासन क्या है भाई? इतना बड़ा जनसंख्या और दूसरा प्रशासन, क्या कर लोगे भाई? जैसे मैं कहूँ कि भाई एक पूरे जिले की यदि हमने बात की, भाई एक जिले में क्या है? एक कलेक्टर है, कहाँ से संभाल लेगा बेचारा? उसे खुद समस्या है, वो उसकी खुद की समस्याओं से ग्रसित है। सामाजिक सांस्कृतिक समस्याएं, मानसिक संतुलन की बात, जैसे मैंने कहा टेंशन तनाव इतना ज़्यादा बढ़ रहा है तो व्यक्ति क्या करता है? अपना मानसिक संतुलन खोता जाता है। और मानसिक संतुलन खोने के पीछे की वजह भी यह आती है कि कहीं ना कहीं जो मनोवैज्ञानिक संबंध है, जैसे हम कहते हैं ना कि व्यक्ति विशेष के पास क्या है? देखिए, व्यक्ति विशेष के पास तर्क भी है, भावना भी है, परंपराएं भी है, सारी चीजें हैं। लेकिन आज के समय पर व्यक्ति अपनी भावनाओं को क्या कर देता है? साइड कर देता है। भावना से मुझे मतलब नहीं, अंदर से भावना बोल रही है कि नहीं ऐसा करना चाहिए, लेकिन नहीं, भावना नहीं, वो तर्क ही चलेगी। और अत्यधिक तार्किक होना भी क्या होता है? मानसिक स्थिति को बिगाड़ना ही होता है। बुनियादी सुविधाओं की कमी, बेसिक आवश्यकता क्या है आपकी? रोटी कपड़ा मकान। लेकिन हम यहाँ पर दिखावी वाली सुविधाओं में हम चले जाते हैं। बाल अपराध की समस्या, जैसे कि देखिए जनसंख्या का घनत्व बढ़ता जाएगा, जनसंख्या अत्यधिक होती जाएगी, तो आप ये देखेंगे जो वैगरी यानी भिखारी वह बढ़ जाएंगे, बेरोजगारी बढ़ जाएगी। और कहीं ना कहीं बाल अपराध की जो प्रक्रिया है वह भी आप नगर में बहुत अच्छे से देख पाएंगे। बाल अपराध नगर में बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। नशीले द्रव्यों का सेवन में वृद्धि, प्रत्येक व्यक्ति, छोटे से बच्चे को भी आप देखेंगे तो वहाँ भी आप यह पाएंगे कि छोटा सा बच्चा है, अब उसने घर में और घर में ये चीज़ें देखी हैं, घर में चीज़ें देखी क्यों? क्योंकि आप उसे बहुत बड़े दृश्य पटल पे दिखा रहा है ना कि भाई ये वाला हीरो कहले साहब ये पाउच का ऐड कर रहा है, ये नशीली स्मोकिंग का ऐड कर रहा है, ये अल्कोहल का ऐड कर रहा है। तो बच्चे की जिज्ञासा वहाँ पर बढ़ जाती है और उस जिज्ञासा के कारण व्यक्ति क्या कर रहा है? उन नशीले तत्वों को उपभोग करने, और उपभोग करके कहता है हाँ मैं तो आधुनिकरण में जी रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उनके आइडल क्या बने हुए? उनके आइडल वो दृश्य वाले यानी रील वाले लोग जो हैं वो उनके आइडल बने हुए हैं। और उसके कारण स्थिति क्या बन जाती है कि हम वो हमारा जो फेवरेट हीरो है, हमारी जो फेवरेट हीरो वो भी तो कर रहे हैं। अब स्थिति क्या हो गई?
आपने आइडल किसको बनाया? उन लोगों को आइडल बनाया। ठीक है ना। इसके कारण नशीले जो सेवन है ना, वो भी बहुत ज़्यादा वृद्धि होने लगती है। पर्यावरण प्रदूषण, जैसे ही कहा भी, उद्योगों की मात्रा यदि बढ़ जाएगी तो निश्चित बात है ऑक्सीजन लेवल कम होगा, और ऑक्सीजन लेवल यदि कम होगा तो पर्यावरण प्रदूषण यहाँ पर बढ़ता ही जाता है। मलिन बस्तियाँ की संख्या भी बढ़ जाती है। मलिन बस्तियाँ स्लम एरिया कहा जाता है, वो क्यों बढ़ पा रहे हैं? तो निश्चित बात है वो इसलिए बढ़ पा रहे हैं कि उद्योग बढ़ा। अब उद्योग बढ़ा, यदि कोई भी इंडस्ट्रीज यहाँ पर लग रही है, उस उद्योग के बढ़ने की स्थिति में क्या हुआ, बाहर से जो हमारे बेरोजगार व्यक्ति या बेरोजगार व्यक्ति आते हैं इस उद्योग में आने के लिए, वो कहाँ रहेंगे? चूंकि नगर में तो आवास की समस्या चल रही, जब नगर में आवास की समस्या चल ही रही है तो निश्चित बात है जहाँ वो उद्योग में काम कर रहे हैं उसी उद्योग के आसपास वो क्या करते हैं, रहने लगते हैं। और रहने के साथ साथ वो धीरे 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 उस पूरे एरिया में आप देखेंगे कि एक झुग्गी झोंपड़ी या एक बस्ती बन के तैयार हो जाया करती। अक्सर आपने ये देखा होगा कि जहाँ पर एक इंडस्ट्री प्रारंभ होती है वहाँ पर एक बस्ती का निर्माण भी होने लगता है। ठीक है ना। ऐसी बस्तियों क्या कहा जाता? मलिन बस्तियां, स्लम एरिया कहा जाता है। सामाजिक संबंधों में कृत्रिमता, आर्टिफिशियली ऑफ द सोशल रिलेशन की बात यहाँ पर की जाती है। व्यक्ति यहाँ व्यक्ति से नहीं जुड़ता है, व्यक्ति यहाँ उसके स्टेटस से जुड़ रहा है। नगर बाद में क्या है, यह हम कह रहे हैं कि भाई नगर के अंतर्गत क्या है, नगर के अंदर ये नहीं देखा जाता है कि व्यक्ति का ज्ञान क्या है, व्यक्ति की व्यक्तित्व क्या है। क्या देखा जाता? व्यक्ति के पास क्या है, क्या देखा गया है मूलभूत, व्यक्ति के पास क्या, व्यक्ति के पास लग्जरी लाइफ है क्या, व्यक्ति के पास हाई सोसाइटी में रह रहा है। यदि ये चीज़ें हैं तो भाई मैंने उससे संबंध बना ली, और यदि नहीं है तो ठीक है, मैंने देखा कि कुछ समय तक ठीक है, अदरवाइज मैं उसे छोड़ के चला जाए। यह स्थिति हो रही है। तो यहाँ पर संबंध कैसे बन रहा है? कृत्रिम बनते जा रहे हैं। और ऊपर से इनमें कहते हैं ना कि भाई आग में घी डालने का काम करना, तो आग में घी डालने का काम किसके द्वारा किया जाता है? तो हमारे पास जो सरकारी नीतियाँ बनती हैं, भाई मैं कुछ नीतियां ऐसी बना दी जाती है जिन नीतियों का सिर्फ और सिर्फ दुष्प्रभाव ही समाज में देखा गया है, और कुछ हद तक संबंधों की कृत्रिमता के लिए भाई वो नीतियां भी जिम्मेदार हैं। आप कहें कि सारी नीतियां संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए, मैंने ऐसा नहीं है, कुछ नीतियां ऐसी भी हैं जिनसे संबंधों में विघटन ही आ रहा है। यदि उन नीतियों को हटा दिया जाए तो मैं कहूँगा बहुत सारे संबंध सुधर जाएंगे। ठीक है ना। यदि मैं कहूँ कि भाई आपके पास मैंने एक बहुत सरल सा उदाहरण आपको दे रहा हूँ कि भाई आप भोजन करने बैठे हैं, क्या करने बैठे हैं? आप भोजन करने बैठे हैं। मैंने कहा कि भाई आपकी पसंद के यहाँ पर 56 पकवान दिए गए हैं, आपकी पसंद के, मैंने क्या कहा, आपकी पसंद के 56 पकवान, यानी कि 56 ऑप्शन मैंने आपको दिए गए। अब मैं कह सकता हूँ भाई आप कीजिए, तो आपके मस्तिष्क में आएगा यार ये खाऊं, ये खाऊं, ये खाऊं, ये, थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा। वहीं मैंने, अब एक दूसरा व्यक्ति भी है वहीं पर, मैंने कि सर आपके लिए एक पकवान है, हाँ आपकी पसंद का, वो बड़े चाव से खाएगा, वो कंफ्यूज नहीं रहे। क्यों? क्योंकि उसके पास ऑप्शन ही नहीं है। क्या किया है सरकार के द्वारा या बहुत सी नीतियों के द्वारा? ऑप्शन की भरमार आ गई भाई। क्या हो गया? ऑप्शन भरमार आ चुके हैं। जब ऑप्शन ज्यादा होंगे निश्चित बात है आपके मस्तिष्क में स्थिरता क्यों होगी भाई? हो ही नहीं सकती स्थिरता, कैसे होगी? होगी क्या? कदापि नहीं होगी। और जब स्थिरता नहीं होगी तो संबंध कैसे होंगे? निश्चित बात है आपके संबंध कैसे होंगे? कृत्रिम ना होंगे ना भाई। सारे संबंध कैसे हो जाएंगे? सारे संबंध कृत्रिम हो जाएंगे। यानी आप कहेंगे थोड़ा सा यूज कर, अच्छा नहीं हटाओ था, यूज करो, अच्छा नहीं हटाओ, यही स्थिति आपकी बनती जाएगी। तो भाई ऐसे सामाजिक संबंध हम कहाँ देखते हैं? नगर में देखते हैं। नगर में तो बहुत सारे पवित्र संबंधों को भी क्या बना दिया गया है? कृत्रिम बना दिया गया है कि बस ठीक है देख लिया, कृत्रिमता से भरपूर यदि कोई है तो वो नगर। ठीक, चलिए फ्रेंड, तो ये थी हमारी नगरीयता, और हमने इसमें नगरवाद और नगरीयता को समझा। आई होप वीडियो पसंद आता तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आप हमसे सबसे पहले जुड़ सकें हमारे नोटिफिकेशन के द्वारा। बने रहिए हमारे सृजन किट परिवार के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।